ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिया था वो क्या डिस्कस कर लिया था? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में अपन ने सॉरी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से पहले अपन लोग डिस्कस कर चुके थे और चार स्टेप्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी स्टाफिंग के प्रोसेस के अंदर। पहली स्टेप जो डिस्कस करी थी वो ये पड़ा था कि सबसे पहले मैन पावर रिक्वायरमेंट आपको एस्टिमेट करनी है कि आपको कितने एम्प्लॉयज चाहिए होंगे। ठीक है, कहीं अंडर स्टाफिंग है कि ओवर स्टाफिंग है, तो उसके लिए वर्कफोर्स वर्कलोड एनालिसिस करके हमने कंपैरिजन किया था। सेकंड स्टेप मैंने आपको समझाई दी थी कि आपको रिक्रूटमेंट करना है, मतलब लोगों को अट्रैक्ट करना है, इंड्यूस करना है कि हमारे यहाँ वैकेंसी आप अप्लाई करो, है ना। फिर उसके बाद उनका टेस्ट लेना है, इंटरव्यू लेना है और उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर उनको जगह पे बिठाना है, सबसे मिलवाना है। आपने उनको बिठा दिया, आपने उनको मिलवा दिया। अब कहानी आती है कि आपको उनको क्या करना है, ट्रेन भी करना है और डेवलप भी करना है। ठीक है, और इस कहानी को इस पांचवें पॉइंट से हम लोग अब आज की शुरुआत करते हैं। फिफ्थ पॉइंट से आपको उनको ट्रेन भी करना है, आपको उनको डेवलप भी करना है। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि आपको उनको बोलना है कि देखो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से काम होता है, आप ये अपडेट करो। उनकी स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जैसे ये देखो एक बॉस है, यहाँ पर आपको इस डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि एक बॉस खड़ा हुआ है। ठीक है, और वो बॉस क्या कर रहा है, वो बॉस अपने एम्प्लॉइज को क्या कर रहा है, ट्रेन कर रहा है। ठीक है, एक एम्प्लॉय आपको दिख रहा है जिसको बहुत कंफ्यूजन भी है ना, यहाँ पर डाउट पूछ रहा है वो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ये कोई एक बंदा हो गया। एक बंदी ये है जो देख रही है बहुत सिंसियरली, एक बंदा ये टाइम पास कर रहा है या हो सकता है फोटो खींच रहा है इस चीज का कि बाद में इसको देखना पड़े तो ये देख ले, है ना। तो ये बंदे हमारे पास हैं, ये ट्रेनर हो गया। ठीक है, जो ट्रेनिंग दे रहा है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और बाकी दोनों जो हो गए वो कौन हो गए आपके, बाकी दोनों जो हो गए, बाकी तीनों जो हो गए वो कौन हो गए, ट्रेनी हो गए जो सुन रहे हैं, है ना। तो ये सब नए 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 ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज है और इनको ये ट्रेनर जो है ये क्या कर रहा है, ये सिखा रहा है सारी चीजें यहाँ पर जो बता रखी है। सो ये मेनली ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होता क्यों है बच्चों? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेनली क्या करने के लिए होता है? एम्प्लॉयज की कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए, कि एम्प्लॉयज जो हैं उनकी कॉम्पिटेंस, उनकी क्षमता, उनकी स्किल्स बढ़े। भाई उनको जब ट्रेनिंग कोई देगा सीनियर, ठीक है, तो उनको समझ में आएगा अच्छा इस तरह से काम होता है। और उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं हम लोग। ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मोटिवेशन के लिए भी कि देखो तुम्हें हम सिखा रहे हैं, तुम और इससे आगे बढ़ो और ऊंचाइयों तक पहुंचो अपनी जिंदगी में, अपने करियर के अंदर। ठीक है, और अपनी स्किल्स को लगातार क्या करते रहो, इंप्रूव करते रहो। जैसे एक एग्जांपल लेते हो, आप जिस कंपनी के सीईओ हो वहां आप एम्प्लॉय को ट्रेन ही नहीं करते हो, तो एम्प्लॉय कहेगा यार मेरे को कुछ सिखाते तो है नहीं, मैं करूं क्या यहाँ रह के, फिर वो छोड़ के चला जाएगा। टर्नओवर भी बढ़ने के चांसेस, एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब एम्प्लॉय छोड़ के जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बनिस्पत एक ऑर्गेनाइजेशन जहां आप सीईओ और जहां पर आप ट्रेनिंग सेशंस लगातार करवा रहे हो। अच्छा देखो, अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो अपने यहीं पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करती है। ठीक है, कि जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है उसको बोलता है ट्रेनिंग में जाओ, या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय भी अगर कोई नई चीजें आती है मार्केट में, नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उसको सिखाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर सेटअप कर रखे हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने यहाँ ट्रेनिंग सेंटर नहीं सेट कर रखे हैं, वो लोग बाहर वाले किसी एजेंसी को बुलाते हैं कि आप हमारे इन एम्प्लॉयज को जो एक्सपर्ट है उस फील्ड में उनको बुलाते हैं कि आप ट्रेन कर। सो द फिफ्थ पॉइंट सेज व्हाट? अगर आपको अपने एम्प्लॉयज की क्षमता बढ़ानी है, उनको मोटिवेटेड रखना है, तो आपको उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है, ताकि वो लोग कहां पहुंच जाए, टॉप पे पहुंच जाए, ऊंचाइयों पे पहुंच जाए। ठीक है, और वो अपनी स्किल्स को लगातार क्या करते रहे, इंप्रूव करते रहे। दो तरीके मैंने आपको बताया। पहला तरीका तो है इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर्स। ठीक है, आप अपने इन हाउस मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ट्रेनिंग सेंटर सेट कर सकते हो। और दूसरा तरीका यह है कि आप किसी बाहर वाली इंस्टीट्यूशंस को बोल सकते हो कि आप हमारे एम्प्लॉयज को क्या कर दो, ट्रेन कर दो। ठीक है, फाइन। सो ये हुआ हमारा क्या प्रोसेस, स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस। वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो सब लोग, फटाफट से रिवाइज कर लो। पहला पॉइंट क्या था स्टाफिंग के अंदर, कि आपको सबसे पहले आपको खुद को एस्टिमेट करना है कि आपको मैन पावर की कितनी जरूरत है। वो आपने एस्टिमेट कर लिया एक बार। फिर सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, सेकंड नंबर पे आपको रिक्रूटमेंट करना है और फिर सिलेक्शन करना है। एम्प्लॉय सेलेक्ट करने के बाद उसको आपको प्लेसमेंट देनी है। ठीक है, उसको आपको ओरिएंट करना है जो बाकी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनके साथ, और फिर उसको लगातार क्या देते रहनी है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सेशंस भी उसके साथ करते रहना है, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, इंप्रूव करता रहे। सो दिस इज द स्टाफिंग प्रोसेस। अब लेकिन एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बड़ी बड़ी जहां ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसा मैंने आपको शुरू में भी बोला था, जहां बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है वहां तो एक अलग से पूरा ह्यूमन रिसोर्स का क्या होता है, डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, जो ये सारे स्टाफिंग के फंक्शंस परफॉर्म कर लेता है।
लेकिन जहाँ छोटी-छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर अलग से एचआर डिपार्टमेंट नहीं होगा पूरा, अलग से पूरा एचआर का एम्प्लॉइज़ अलग से नहीं होंगे, जो मेन सीईओ, सीएफओ है वही सब चीज़ें मैनेज कर रहा होगा। तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेपरेट कोई ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं होता है, ठीक है। और उन ऑर्गेनाइजेशंस में दीज स्टेप्स आर आल्सो परफॉर्म्ड इन द स्टाफिंग प्रोसेस, ठीक है। नॉर्मली स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर ये दो तीन चीजें और भी आती है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, जैसे प्रमोशन करना हो गया, ठीक है, उनका परफॉर्मेंस समय समय पे नापना हो गया। जैसे आपने एम्प्लॉय को रख तो लिया, ट्रेनिंग वेनिंग सब दे दी, अब आप समय समय पे उसकी परफॉर्मेंस को क्या करोगे, अप्रेजल करोगे कि अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है, ठीक है। जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है उसको प्रमोशन भी दोगे, है ना। तो ये सारी चीजें भी स्टाफिंग के अंदर ही आएगी ताकि वो मोटिवेटेड रहे कि यार हमारे को देखा जा रहा है, हमारी निगरानी करी जा रही है, हमें समय समय पे इवेल्युएट किया जा रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स जिनके जॉब में है वहां पर क्या होता रहता है, साल में परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको बोनस या फिर उनको प्रमोशंस भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये स्टाफिंग के कुछ स्टेप्स और हैं। एक लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी ना तो वहां तो सारा काम स्टाफिंग का कौन संभाल लेगा, एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग प्रोसेस में ये दो तीन चीजें और बेसिकली कवर्ड होंगी। वो क्या है? सबसे पहला, परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो पुअर परफॉर्म कर रहा है कि डेवलपिंग है कि गुड परफॉर्मेंस है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, ये नाप रहे हैं। देखो ये सब मॉनिटर करने आए हैं, ठीक है। ये मॉनिटर कौन कर रहा है? ऊपर टॉप लेवल वाले जो मैनेजर्स हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। इवैल्यूएट कर रहे हैं एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस। किसके अगेंस्ट इवैल्यूएट कर रहे हैं? किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, किसी मानक के अगेंस्ट कि यार आपने इतने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन किया और जबकि स्टैंडर्ड यूनिट्स इतनी थी। जैसे मैंने किसी को टारगेट दिया और ये शुरू में एम्प्लॉय को बता देते हैं क्या कि आपका टारगेट है कि आपको 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। अब किसी एम्प्लॉय ने 11,000 कर ली, किसी ने 12 कर ली, कोई 9 ही कर पाया, कोई 10 ही कर पाया, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस हमने क्या करी, इवैल्यूएट करी। किसके अगेंस्ट? किसी फिक्स्ड स्टैंडर्ड के अगेंस्ट। और वो स्टैंडर्ड हमने एम्प्लॉयज को शुरू में ही बता दिए थे कि आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी क्षमता को इन पॉइंट्स पे, इन स्केल्स पे नापा जाएगा। जैसे स्कूल में मान लो जो हेड बॉयज होते हैं, है ना, उनको पहले बता देते भैया 11th में अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, प्लस तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा रहेगा, प्लस तुम्हारा बिहेवियर अच्छा रहेगा, प्लस तुम स्पोर्ट्स में भी सब अच्छा करो, तो 12th में तुमको हेड बॉय बनाने के चांसेस हैं। उनको पहले ही क्या बता दिए, स्टैंडर्ड बता दिए ताकि वो उसी हिसाब से परफॉर्म करें हम, ठीक है, फाइन। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या हुआ? आप एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो, ठीक है, चेक कर रहे हो। किसके अगेंस्ट? किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, किसी फिक्स्ड मानक के अगेंस्ट। द स्टैंडर्ड्स आर मेड नोन टू द एम्प्लॉइज इन एडवांस। उनको पहले ही एडवांस में बता दिया आपने स्टैंडर्ड्स को। और जो बॉस है, जो सुपीरियर है, वो एक फीडबैक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। आपने एक बार अप्रेजल कर लिया, अब आप एक फीडबैक रिपोर्ट तैयार कर लो कि भैया इस एम्प्लॉय को हमने ये चेक किया है, ये इस तरह से काम कर रहा है, ये अभी और अच्छा कर सकता है, अभी गुड तो कर रहा है लेकिन आउटस्टैंडिंग नहीं है इसका परफॉर्मेंस। जो आपकी रिपोर्ट कार्ड में लिखा था ना, आउटस्टैंडिंग, गुड, पुअर, है ना, वैसा फीडबैक रिपोर्ट सुपीरियर बना के देता है किसको? और हायर अथॉरिटीज को, ठीक है। ताकि हायर अथॉरिटीज फिर उसके प्रमोशन के बारे में सोचे, उसके करियर को कितनी ग्रोथ देनी है उसके बारे में सोचे, ठीक है। तो अगला पॉइंट जो सेकंड है इसी के अंदर कि आपको प्रमोट किया जाएगा, आपकी करियर के बारे में आपको बताया जाएगा कि देखो ये चीज आपको अब दी जा रही है, अगली पोजीशन। तो ये बॉस आया, इसने सबकी रिपोर्ट्स देख ली, ये आया और अनाउंस कर रहा है भैया इसको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा, ठीक है। सो प्रमोशन का मतलब क्या हुआ? आपको हायर जॉब पोजीशन पे बिठा रहे हैं, ठीक है, ज्यादा पेमेंट मिलेगा, ठीक है। इससे जॉब सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है और जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। भाई कोई बंदा अगर प्रमोट होगा तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल तो बढ़ेगा ही ना, ठीक है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी क्योंकि हायर जॉब पोजीशन में हायर जिम्मेदारियां होती हैं। तो दैट इज प्रमोशन। और उसको क्या दिया जाएगा? कॉम्पनसेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टाफिंग का, ठीक है, कि आप उसको क्या दोगे? कॉम्पनसेशन भी आपको देना पड़ेगा ना। भाई इंसेंटिव तो देना ही पड़ेगा ना, रिवॉर्ड्स भी देने पड़ेंगे अगर अच्छा काम कर रहा है तो। जैसे डायरेक्ट रिवॉर्ड्स तो क्या होता है, सैलरी दे दी उसको, बोनस दे दिया उसको, ठीक है। इनडायरेक्ट रिवॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? उसको जैसे घर रहने के लिए फ्री दे दिया, मेडिकल सुविधा, इंश्योरेंस उसका फ्री करा दिया, ये सब इनडायरेक्ट रिवॉर्ड्स है उसके। तो वो भी आपको उसको देने, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टाफिंग फंक्शन, ठीक है। तो कॉम्पनसेशन का मतलब क्या हुआ? इट इंक्लूड्स पेज, रिवॉर्ड्स, अदर इंसेंटिव्स गिवन टू द एम्प्लॉय। डायरेक्ट भी हो सकते हैं पेमेंट्स और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया? सैलरी, वेजेस, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो गया? मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट पेमेंट जो होते हैं ना, जब हम किसी को सैलरी देते हैं या वेजेस देते हैं, उसके दो तरीके होते हैं। अगर आपको पहले भी मैंने कभी बताया हो, एक तो होता है टाइम बेस्ड और एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड का मतलब तो क्या हुआ? मंथली फिक्स सैलरी है, ठीक है।
8 घंटे 6 घंटे जो भी काम करना है, मंथली सैलरी, आप उसमें कितनी भी यूनिट्स बनाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस प्लान में टाइम बेस में तो क्या हो रहा है, आपको डेली वेजेस मिल रहे हैं या वीकली मिल रहे हैं या मंथली मिल रहे हैं, मतलब टाइम के ऊपर मिल रहे हैं। पूरे दिन में हमने एक लेबर को बुलाया, लेबर को बोला भैया ये काम करना है, अब वो काम 5 घंटे में खत्म हो गया कि 6 घंटे में हुआ कि 7 घंटे में हुआ कि 8 घंटे में हुआ, हमको उसको क्या करना है, हमको उसको एक फिक्स अमाउंट देना है। परफॉर्मेंस बेस में क्या होता है, हम उसको पेमेंट टाइम के बेसिस पे नहीं दे रहे हैं, हम उसको पेमेंट दे रहे हैं नंबर ऑफ पीसेस या यूनिट्स जो तूने प्रोड्यूस किए उसके आधार पर। मैंने एक एम्प्लॉय को रखा, बोला जितने मास्क तू बनाएगा, ठीक है, हर मास्क के मैं तुझे 5 रुपए दूंगा, ठीक है। अब वो 10 दिन में वो मास्क बनाए कि 50 दिन में वो मास्क बनाए, अगर उसने मास्क बनाए हैं 500, तो 500 इंटू 5 रुपए 2500 रुपए मुझे उसको देने हैं। अगर उसने 600 बनाए तो 600 इंटू 5 रुपए उसको देने हैं मुझे, ठीक है, फाइन। सो पेमेंट जो होते हैं वो टाइम बेस्ड भी हो सकता है और परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है। जैसे स्कूल के टीचर्स अगर हैं तो उनको सैलरी जो मिल रही है वो टाइम बेसिस पे मिल रही है, ठीक है। लेकिन कोई और बंदा है, जैसे स्कूल में कोई बंदा आया और बोला जितने लड़कों को या जितने स्टूडेंट्स को मैं क्या करूंगा, ये आर्ट सिखाऊंगा, उतना पैसा मैं दूंगा, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट को उसने सिखाया उसके अकॉर्डिंगली वो लेगा, वो पीस बेसिस पे हो गया, एक तरह से परफॉर्मेंस बेसिस पे हो गया, ठीक है। तो दो तरीके के पेमेंट होते हैं। बहुत सिंपल सा पॉइंट था कि स्टाफिंग फंक्शन अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां एचआर डिपार्टमेंट पूरा अलग से है, वहां तो वो 5 मेन हेड्स में सब कुछ कवर हो जाएगा और ये सारे काम जो छोटे मोटे हैं वो सब एचआर मैनेजमेंट एचआर डिपार्टमेंट वाला बंदा कर लेगा। लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जहां है वहां कोई सेपरेट एचआर डिपार्टमेंट तो होता नहीं है, तो वहां पर सीईओ को ये 3 पॉइंट और बता रहे हैं कि ये 3 चीजें भी तुम्हें ध्यान रखनी है। तुम्हें परफॉर्मेंस को अप्रेजल करते रहना है, तुम्हें उनको कॉम्पनसेशन देना है और तुम्हें उनके प्रमोशन और करियर की प्लानिंग तुम्हें करनी है कि देखो तुमको 3 साल बाद हम यहाँ प्रमोट करेंगे, उसके बाद वहां जाओगे तुम, ठीक है। ये आपको उनसे बात करनी है। एंड विद दिस वी आर डन विद व्हाट, विद दिस वी आर डन विद द स्टाफिंग का प्रोसेस। सो आई होप द टॉपिक स्टिल नाउ इज प्रिटी क्लियर। स्टाफिंग चैप्टर की शुरुआत से बोल रहा हूं, फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, वही सारी जो अभी अपन ने स्टेप्स पढ़ी कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करा, रिक्रूटमेंट किया, सिलेक्शन किया, ट्रेनिंग दी, देखो ये सारे पॉइंट तो सीक्वेंस में आ गए। कॉम्पनसेशन प्रमोशन आ गया, तो यही हो गया वापस डेफिनेशन भी, ठीक है। इंपॉर्टेंस या नीड अपन ने पढ़ी ली थी कि कॉम्पिटेंट पर्सन आप चुन पाओगे, सही पर्सन को जॉब पे बिठा पाओगे, इससे ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, ग्रो। ऑप्टिमम क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इससे आप दुश्मन से लड़ पाओगे, आपका जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। और ये जो हमारा स्टाफिंग फंक्शन है ये बाकी सारे फंक्शंस को एक जोड़ के रखने वाली कड़ी है, की है, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट आ गया स्टाफिंग का प्रोसेस, अपन ने डिस्कस कर ही लिया पूरा का पूरा। अब हम आते हैं कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग पे। अभी जो अपन ने प्रोसेस पढ़ा उसमें सबसे महत्वपूर्ण 3 एस्पेक्ट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स स्टाफिंग के। नंबर 1 रिक्रूटमेंट, नंबर 2 सिलेक्शन और नंबर 3 ट्रेनिंग। और इसी के ऊपर अगले 3 टॉपिक बेस्ड है जो हमारे आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट का मतलब एज यू ऑल नो, अभी जैसे ऊपर पढ़ाई था, जल्दी से रिपीट करो क्या होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है आपको इंड्यूस करना है, लोगों को अट्रैक्ट करना है कि वो लोग आके क्या करें, जॉब के लिए अप्लाई करें, ठीक है। तो हमने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके चुने हैं, है ना, कि हमें उस जगह को भरना है, हम उस वैकेंसी को भरना है। अब उस वैकेंसी को भरने के लिए हम लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप आके और इस जगह को भरो। डेफिनेशन वापस देखनी तो वापस देख लो, बाकी जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखी थी वो की वही है। रिक्रूटमेंट मींस इंड्यूसिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब। अब मैंने आपको जब ऊपर भी पढ़ाया था तो बोला था रिक्रूटमेंट के 2 तरीके होते हैं, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर 2 टाइप, वन इज इंटरनल सोर्स एंड वन इज एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, हमने बाहरी व्यक्ति को नहीं बुलाना है, हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही रिक्रूट कर रहे हैं। अब वो कैसे हो सकता है बताता हूं। इसमें 2 तरीके अपन पढ़ेंगे अभी। एक होता है आप एक बंदे को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हो, ट्रांसफर। जैसे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई बंदा क्लर्क का काम कर रहा है, चपड़ासी का काम कर रहा है, वहां पे सरप्लस है, 2 चपड़ासी पड़े हुए हैं। आपने उस बंदे को क्या कर दिया, आपने बोला इधर फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक चपड़ासी चाहिए था पर इधर 2 है तो इधर से उधर ट्रांसफर कर दो एक बंदे को, ठीक है। तो ये आपने अंदर ही क्या कर दिया, रिक्रूट कर लिया, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर में क्या होता है, सेम पोजीशन पे वो बंदा जा रहा है, ठीक है। ट्रांसफर में क्या हो रहा है, सेम पोजीशन पे वो बंदा जा रहा है, सेम सैलरी होगी, बस डिपार्टमेंट शिफ्ट हो गया। दूसरा होता है प्रमोशन।
आपको लगता है कि आपके यहां पर फाइनेंस मैनेजर की जगह खाली है, लेकिन जो जूनियर सीनियर फाइनेंस मैनेजर की जगह खाली है और जूनियर फाइनेंस मैनेजर बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, बहुत सालों से हमारे यहाँ काम कर रहा है, तो हमने जूनियर फाइनेंस मैनेजर को प्रमोट कर दिया किसमें, सीनियर फाइनेंस मैनेजर की पोजीशन पे। अब बाहर वाले को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने अंदर ही बंदे को क्या कर दिया, शिफ्ट। और जूनियर पे मान लो हो सकता है वैसे ही बड़े बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो जरूरत नहीं है उस जगह को भरने की, या उस जगह को भरना है तो किसी और तरीके से भर सकते हैं फिर अपन, पर अपन ने सीनियर वाली पोस्ट जो थी वो जूनियर को ही प्रमोट करके क्या कर दी, बढ़ दी। प्रमोशन और ट्रांसफर में फर्क ये है, मैं आपको ऐसे भी बता दूं, ट्रांसफर में क्या हो रहा है, ये इस तरीके से चल रहा है, और प्रमोशन में क्या हो रहा है, प्रमोशन में आपको ऊपर की सीढ़ी मिल रही है, ठीक है। ट्रांसफर में तो आप उसी पर्टिकुलर लेवल पे ही रहोगे, प्रमोशन में आप ऊपर वाली सीढ़ी पे चले जाओगे, पर है दोनों ही इंटरनल ही ना, अपन ने बाहर से तो किसी को रिक्रूट किया ही नहीं, ठीक है। सो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको क्या है। यहां पर हम जॉब पोजीशन जो फिल करा रहे हैं वो किसको इंड्यूस करके करवा रहे हैं, हमारे एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉइज हैं हम उन्हीं को इंड्यूस करके ये जॉब पोजीशन फिल करवा रहे हैं, ठीक है। हमें बाहर से किसी को लाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज जो है ऑर्गेनाइजेशन के उन्हीं को इंड्यूस करके ये जॉब पोजीशन फिल करवा रहे हैं। पहले मैं आपको दोनों बता देता हूं कौन से दो तरीके हैं। इंटरनल रिक्रूटमेंट में दो मेथड्स हैं। पहला मेथड कौन सा है, ट्रांसफर का, ठीक है। ट्रांसफर का देखो डायग्राम, एक डिपार्टमेंट से शिफ्ट होके वो कहा जा रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट, ऊपर तो नहीं जा रहा है, सेम लेवल पे चल रहा है, देखो सेम लेवल पे इसी जगह इधर से उधर जा रहा है। इसलिए ट्रांसफर की डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है कि जब आप एम्प्लॉय को शिफ्ट कर देते हो, जब आप एम्प्लॉयज को शिफ्ट कर देते हो, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर, लेकिन क्या सेम रहेगा, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी रहेगी, ठीक है। कोई कॉम्पनसेशन में कोई चेंज नहीं होगा, अथॉरिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ना रैंक में चेंज होगा, ना जिम्मेदारियों में चेंज होगा, ना उसकी प्रेस्टीज या इमेज में चेंज होगा। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, प्लेस ऑफ वर्किंग चेंज हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। क्लर्क है तो क्लर्क ही रहेगा, अकाउंट्स ऑफिसर है तो अकाउंट्स ऑफिसर की पोजीशन उधर खाली है दूसरे डिपार्टमेंट में, वहां जा रहा है, ठीक है। सो ट्रांसफर ऑफ क्लर्क फ्रॉम अकाउंट्स डिपार्टमेंट टू परचेज डिपार्टमेंट, है तो क्लर्क ही ना, भले इधर से उधर जाए, ठीक है। तो ये होता है कौन सा, ट्रांसफर। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है, समझ में आ गया। और प्रमोशन आपको दिख रहा है ऊपर जा रहा है वो, ठीक है, दिस इज द तरीका, ये प्रमोट हो रहा है वो बंदा ऊपर, ठीक है। तो प्रमोशन भी शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय है फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर, लेकिन इसमें क्या है, हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी है, रैंक, जिम्मेदारियां, प्रेस्टीज भी यहां पर क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे क्लर्क का प्रमोशन हमने अकाउंटेंट की पोस्ट पे कर दिया, तो ये प्रमोशन है। और ये दो तरीके हैं जहां पर आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से ही क्या कर दिया, आपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से ही वो जॉब पोजीशन जो खाली थी वो भरवा दिए। इसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। दो तरीके के सोर्सेस हैं रिक्रूटमेंट के, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो वेकेंट जॉब पोजीशन है वो फिल हुई है बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अगर आप करते हो तो उससे फायदा क्या है और कुछ नुकसान भी है। फायदा तो देखो क्या है, एक तो बाहर ऐड नहीं देना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको बाहर वाले को लाना नहीं पड़ेगा, तो उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको तो पता है ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करना होता है, ठीक है। और इससे ये एम्प्लॉय भी क्या हो जाएगा, खुश, यार मेरे को आगे दूसरे डिपार्टमेंट भेज रहे हैं, मतलब ये मेरे को कुछ समझते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को भी वैल्यू करते हैं कि बोले हम बाहर से नहीं ला रहे, तुमको ही प्रमोट कर रहे हैं। तो तीन फायदे तो बहुत सिंपल है। सबसे पहला ये सस्ता मेथड है, क्योंकि बाहर वाले से बुलाने में पूरा लंबा प्रोसेस है, एडवर्टीजमेंट दो या जो भी करना है करो, फिर उसके बाद उसको बुलाओ, टेस्ट लो, इंटरव्यू लो, इट टेक्स टाइम, खर्चा भी होता है। तो ये वाला मेथड में एक तो सस्ता है, इकोनॉमिकल है, एक ये मोटिवेट करता है किसको, हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को, कि देखो हमें ही इस लायक समझा जा रहा है कि हमें ही आगे प्रमोट किया जा रहा है। इसमें कम खर्चा करना पड़ता है, किसमें, ट्रेनिंग का खर्चा कम है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फेमिलियर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की चीजों से, ठीक है। अगला पॉइंट भी यही है, चूंकि ये ऑलरेडी फेमिलियर है रूल्स एंड रेगुलेशन से, ठीक है, तो इनको पता है ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे करना है। बाहर वाला आया, उसको ज्यादा पता नहीं है, नया है, उसको ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन पता नहीं है, वो कभी भी वायलेट कर सकता है, और वायलेट करेगा तो फिर हम उसको निकाल देंगे, या उसको समझ में नहीं आ रही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये क्या है, तो वो खुद निकल जाएगा। तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज के छोड़ने के चांसेस उनके ज्यादा है बनिस्पत किसके, हमारा एम्प्लॉय अगर हमारे यही काम कर रहा है, उसको सालों से वो यहाँ काम कर रहा है, उसको पता है क्या चलता है यहाँ पे। तो अगला पॉइंट इज एम्प्लॉयज आर ऑलरेडी फेमिलियर, उनको ऑलरेडी पता है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो देयर इज अ लेस चांस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब एम्प्लॉयज जो हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे, इसके चांसेस क्या हैं,
कम है। ठीक है, एम्प्लॉइज आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करके जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को लीव करके जाएंगे, छोड़ के जाएंगे, इसके चांसेस कम। ठीक है, फाइन, ओके। फिर इससे क्या होता है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी बढ़ती है, क्योंकि अगर आपने प्रमोशन दिया किसी एम्प्लॉय को तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ज्यादा अच्छे से काम करेगा। ठीक है, अच्छा एक फायदा और है, अगर आप एम्प्लॉयज को ट्रांसफर करते हो एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह पे, तो एम्प्लॉयज के लिए भी एक तरह से क्या है, ट्रेनिंग का है सेशन है ये, कि भाई पहले मैं यहाँ काम कर रहा था 3 साल तक, अब मुझे डिपार्टमेंट दूसरा दे दिया, अब मुझे उसके बारे में भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयज गेट ट्रेनिंग ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ जॉब रोटेशन। और ये एक मेथड और अच्छा मेथड है कि अगर आपके पास सरप्लस एम्प्लॉयज हैं एक डिपार्टमेंट में, तब उनको ट्रांसफर कर दो दूसरे डिपार्टमेंट में। तो इससे होगा कि सरप्लस एम्प्लॉयज को निकालना नहीं पड़ेगा आपको, आपको जगह दूसरी खाली है उधर, दूसरी जगह उधर जगह ट्रांसफर कर दो। तो यहां पर ये हो सकता है क्या, थ्रू ट्रांसफर एम्प्लॉयज कैन बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट। तो ये दोनों ट्रांसफर के एडवांटेज हो गए, ये वाला प्रमोशन का एडवांटेज हो गया। ठीक है, बाकी सारे जनरल दोनों के मिला के एडवांटेज है ना। तो बहुत सिंपल से एडवांटेज है, फटाफट से सारे आदमी भी करेगा तो चलेगा। वापस बोलो, इंटरनल रिक्रूटमेंट ही मतलब घर वाले को रिक्रूट करें तो बाहर ऐड नहीं देना है, खर्चा कम, इकोनॉमिकल हो गया। ट्रेनिंग नहीं देनी है उनको क्योंकि ऑलरेडी वो फेमिलियर है रूल्स एंड रेगुलेशन से। ठीक है, फिर इससे वो मोटिवेट भी होंगे, प्रमोशन करोगे तो वो बेटर परफॉर्म करेंगे, इंप्रूव परफॉर्मेंस, वो प्रमोशन का हो गया। और ट्रांसफर में फायदा ये है कि उसको ट्रेनिंग मिल जाएगी। ठीक है, हर डिपार्टमेंट के बारे में वो जानने को मिल जाएगा। और ट्रांसफर में फायदा ये है कि सरप्लस एम्प्लॉयज अगर पड़े हैं तो उसको आप दूसरे जो जहां जगह खाली है वहां शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तो हो गए फायदे, लेकिन इसके क्या है, नुकसान भी है, ड्रॉबैक्स भी है, डीमेरिट्स भी है। किसके, इंटरनल रिक्रूटमेंट के। डीमेरिट क्या हो पता है, बाहर से जो बाहर से टैलेंट आ सकता था हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जो बाहर से क्या आ सकता था, बहुत बड़ा टैलेंट, ठीक है, आ सकता था, वो नहीं आएगा। यही के लोग यही घूमते रहेंगे। ठीक है, तो वही दिमाग जो उनके पास एग्जिस्टिंग है वही यूज होगा, नया टैलेंट आ ही नहीं पाएगा। तो पहला दिक्कत ये है, नो फ्रेश और न्यू आइडियाज विल कम। प्लस दूसरा, चॉइस नहीं है बॉस के पास। अब जैसे आप सीईओ, अब आपके पास चॉइस ही नहीं है, आपको 4 एम्प्लॉय दिख रहे हैं, उनको ही ट्रांसफर करना है आपको। बाहर में तो क्या होगा, हजारों लाखों एम्प्लॉयज अप्लाई करेंगे, आपके पास चॉइस होगी मेरे को किसको लेना है। तो यहाँ पर लिमिटेड चॉइस है। अच्छा, ये मेथड नई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो कोई काम का ही नहीं है ना, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी एम्प्लॉयज है ही नहीं, तो वहां तो आपको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ही करना पड़ेगा। ठीक है, और चौथा पॉइंट, बार बार ट्रांसफर करने से, मतलब अगर एक एम्प्लॉय को आप बार बार ट्रांसफर करते हो इंटरनल, इधर से उधर उधर से इधर, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। बार बार आपने एक साल एक बंदे को यहाँ रखा परचेज डिपार्टमेंट में, दूसरे साल सेल्स में भेज दिया, तीसरे साल अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेज दिया, तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की जो एफिशिएंसी है, एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है, वो कम हो जाती है। तो 4 आपके सामने क्या दे रखे थे, नुकसान, कि ये जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वहां नुकसान क्या है। नुकसान नंबर 1 क्या हुआ, कोई बाहर से टैलेंट नहीं आ पा रहा, चॉइस हमारे पास बहुत कम है, नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वैसे भी काम का नहीं है। और चौथा, बार बार ट्रांसफर करने से आपके एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, कम। इसका जस्ट रिवर्स जब अपन पढ़ेंगे तो एक्सटर्नल सोर्स के फायदे और नुकसान हो जाएंगे। पहले वो देख लेते हैं, अब अगला पॉइंट। ठीक है, तो इंटरनल सोर्स क्लियर है ना, घर में ही ट्रांसफर्स और प्रमोशंस करने, दो ही मेथड है इंटरनल सोर्स के। एक्सटर्नल में 10 मेथड पढ़ेंगे अपन। ठीक है, और इसके फायदे और नुकसान देख लिए। फाइन, अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पे, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, बाहर वालों को बुला रहे हैं। ठीक है, तो बहुत लैंग्वेज, तो अब आप देखो लैंग्वेज इतनी इजी है कि आपने ओरिजिनल लैंग्वेज अगर याद कर रखी है कि हमने वेकेंट जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के कैंडिडेट्स या लोगों को बुलाया है, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल सोर्स। तो क्या लिखा है, when the candidates from outside the organizations are invited to fill the job, it is known as external recruitment। और ये मेनली ज्यादातर कब होगा, जब बहुत सारी जॉब पोजीशंस खाली है और वहां पर हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रेफर करते हैं, या नई ऑर्गेनाइजेशन है वहां हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रेफर करते हैं। इसके फायदे जस्ट रिवर्स ऑफ इंटरनल। क्या, यहाँ तो टैलेंट आएगा, फ्रेश कंटेंट देखने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा, चॉइस यहाँ पर वाइडर होगी, वहां लिमिटेड चॉइस थी। ठीक है, तीसरा, क्वालिफाइड पर्सनल आएंगे यहाँ पे ऑलरेडी, जो बहुत, क्योंकि हम चुनेंगे ना, तो हम उसी को लेंगे जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगा, जो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में ये फायदा है कि आपको क्या मिल सकता है, क्वालिफाइड और ट्रेंड पर्सन मिल सकता है। ठीक है, अच्छा,
एक तरीका होगा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का जिसमें अपन पढ़ेंगे कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट का मतलब जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो, अभी वैसे डिटेल में आएगा क्या क्या तरीके हैं उसमें आएगा कैंपस प्लेसमेंट। जैसे जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ उसी कॉलेज ने अपने कैंपस में ही 10 कंपनियों को बुला लिया कि हमारे यहाँ ये लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है, इनमें से आप किसी को सीधे जॉब के लिए जाना चाहते हैं, आप किसी को लेना चाहते हैं तो यहीं से बुक कर लो, है ना। तो कैंपस प्लेसमेंट में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा यह है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, जैसे आईआईटी वालों ने कैंपस करा दिया, ठीक है, आईआईएम वालों ने कैंपस प्लेसमेंट कराया कि आप आओ और हमारे यहाँ पे जो टैलेंट है आप उनमें से किसी को अपने फ्यूचर पोस्ट के लिए सेलेक्ट करना चाहो तो आज ही सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जो भी लास्ट ईयर में होते हैं एम्प्लॉइज वो सब स्टूडेंट्स, उनको सिलेक्शन का अपॉर्चुनिटी दी जाती है, वो लोग वहां पर इंटरव्यू देते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास फायदा क्या है कि जो लेटेस्ट मास है, लेटेस्ट जो बच्चे पढ़े हुए हैं, ठीक है, जिनके पास टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, नॉलेज है, उनको ये लोग हायर कर सकते हैं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज वाले बंदे आपको मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। और एक और पॉइंट, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। जब बाहर वाले व्यक्ति को हमने बुलाया ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए, तो जो अंदर वाले व्यक्ति है ना, उनमें एक कंपटीशन की भावना जागेगी कि यार बॉस ने हमें इतना केपेबल नहीं समझा। देखो ये नेगेटिव भी हो सकता है, अभी नेगेटिव डिसएडवांटेज में भी बढ़ेंगे, पर वो एक पॉजिटिव पॉइंट ये ना कि उनको दिखेगा कि आने दो उसको, अपन उससे ज्यादा अच्छा से परफॉर्म करके बताएंगे। इस बार बॉस ने अपने पे रिलाई नहीं किया ना कि भाई आपको प्रमोट नहीं किया, दूसरे को बुलाया, अपन उससे ज्यादा अच्छे से प्रमोट परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो एक कंपटीशन की भावना जगती है जब कोई आउटसाइडर ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट डेवलप अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, एक कॉम्पिटिशन की भावना जगती है किसमें, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। तो शुरू के पॉइंट तो वही हो गए कि आपके पास टैलेंट फ्रेश आएगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज वाले टैलेंट मिलेंगे, क्वालिफाइड और ट्रेंड, ये तो सब एक ही पॉइंट हो गया। चॉइस आपके पास वाइडर होगी और लास्ट पॉइंट अच्छा है कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगी। नेगेटिव जस्ट इसका उल्टा, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो है ना उनका आत्मविश्वास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो है उनका मोरल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा कि यार हम पे तो विश्वास ही नहीं, इनको बाहर से ला रहे हैं लोग। फिर दूसरा दिक्कत वही कि नए एम्प्लॉइज को रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में नहीं पता है, ही मे नॉट एडजस्ट इन द रूल्स एंड रेगुलेशन, हो सकता है वो छोड़ के चला जाए, देयर आर मोर चांसेस ऑफ टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज के छोड़ने के चांसेस ज्यादा है। तीसरा, महंगा पड़ता है, जैसे वो इकोनॉमिकल था ये महंगा पड़ेगा, ठीक है। और चौथा, ये लेंदी प्रोसेस है, बहुत समय लगता है, पूरा लंबा टाइम चलता है ना, इंटरव्यूज होंगे, सिलेक्शन टेस्ट होगा, इंटरव्यूज होंगे, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम कि वो जगह भरे। तो चार नुकसान जस्ट उसके उल्टे थे। इंटरनल के जो फायदे हैं इसके चार। इंटरनल का फायदा क्या था कि एम्प्लॉइज खुश हो जाता है, यहाँ पर नुकसान है। वहाँ इकोनॉमिकल है, ये महंगा है, ठीक है, वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जानता है इसलिए एडजस्ट हो जाता है, यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो टर्नओवर के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। वहां पर फटाफट उस जॉब पोजीशन को फिल कर सकते हो, एक लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट किसका, जो हमारा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का फायदा और नुकसान है। अब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में बहुत सारे क्या है, मेथड्स हैं। जैसे इंटरनल में तो दो ही मेथड थे, कौन से मेथड थे, दो फटाफट से बोलो, आई एम वेटिंग। कौन से मेथड थे, नंबर एक ट्रांसफर, नंबर दो प्रमोशन, ठीक है। एक्सटर्नल में बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। जो पॉइंट नंबर एक से शुरू करते हुए अपन पॉइंट नंबर 10 पढ़ेंगे। 10 मेथड्स हैं किसके, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के, ठीक है। वो 10 मेथड अभी अपन डिस्कस करते हैं आगे अगले पॉइंट के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है, ओके।